की शुरुआत करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव करवाएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है क्योंकि 6 जून तक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता प्रभावी रहेगी, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिए हैं कि अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय पर चुनाव कराए जाएं। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे स्पष्ट जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार होंगे। इधर उधम सिंह नगर के विकास खंड जसपुर के गांव राम जीवनपुर में हाई स्कूल और इंटर के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरनेन्द्र कुमार मिश्रा ने जांच के बाद आरोपी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त शिक्षक बीते 24 साल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय राम जीवनपुर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात था। जसपुर विकास खंड में हरगोविंद सिंह नाम के सहायक अध्यापक कार्यरत थे। तो इन पर जांच चल रही थी कि इनके द्वारा जो नियुक्ति पाई गई है वो उसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो अंक पत्र हैं वो फर्जी है। तो उसकी जांच की गई थी, तो वो सर्टिफिकेट उनके जो प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। तो इनको 2020 में इनको सेवा से बर्खास्त किया गया था। फिर इनके द्वारा माननीय न्यायालय में अपील योजित की गई और कहा गया कि मेरे द्वारा अदीब कामिल अदीब माहिर से जो है मेरे द्वारा नियुक्ति ली गई है। तो उस संबंध में कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया पुनः इस पर जो है इसकी जांच की जाए कि इनका मामला क्या है। तो फिर इनके प्रकरण को पुनः जो है जांच की गई है। तो इसमें इनके द्वारा जो नियुक्ति का आधार था वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो अंक पत्र जारी किए गए थे वही आधार था। और जिस अंक पत्र अदीब माहिर अदीब कामिल की जो बात कर रहे हैं उसकी भी जो जांच में वो भी सर्टिफिकेट जो है फर्जी पाए गए। तो पुनः इनकी प्रॉपर तरीके से नियमानुसार जांच कराने के उपरांत इनका भी पक्ष जाना गया, तो कोई इनका पक्ष संतोषजनक नहीं था। तो जांच आधार पर इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इधर रामनगर पहुंचे प्रदेश के हेड ऑफ फॉरेस्ट धनंजय मोहन ने कॉर्बेट पार्क का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कुमाऊं के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और वनाग्नि की घटनाओं को लेकर चर्चा भी की है। उन्होंने अधिकारियों से वनाग्नि से निपटने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हेड ऑफ फॉरेस्ट ने कहा है कि वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से कार्य कर रहा है। पूरे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 425 से ज्यादा लोगों पर वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई है। वनाग्नि के नियंत्रण के लिए हम पूरी तरह से सजग हैं। हमारे करीब 1400 से अधिक क्रू स्टेशंस हैं जहां पे हमारा स्टाफ और जो हम फायर वॉचर 4000 से ऊपर फायर वॉचर्स हमने एंगेज कर रखे हैं फायर सीजन के लिए। तो उनकी टीमें तैयार रहती हैं और जैसे ही हमें सुबह सैटेलाइट अलर्ट मिलता है अर्ली मॉर्निंग में, तो हमारी टीमें उन लोकेशंस की तरफ बढ़ जाती हैं और आग पे नियंत्रण पाती हैं। अगर क्षेत्र दुर्गम है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, आग बड़ी है तो समय ज़्यादा लगता है, अन्यथा हमारी कोशिश रहती है 1-2 घंटे में हम इस आग पे नियंत्रण कर लें। इसके अलावा क्योंकि आग जो लग रही है वो मुख्यतः मानवीय कारणों से ही लगती है और कई बार एक्सीडेंटली और कई बार जानबूझ के। तो खासतौर से जो शरारती तत्व आग लगा रहे हैं उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। 425 से ज़्यादा केस बुक हुए हैं और जिसमें से कई नामजद भी हैं। 70 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद केस बुक किए गए हैं और ये हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को भी सीख मिले कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर लोग आग नहीं लगाएंगे तो आग बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये सब कार्रवाई
आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। हल्द्वानी शहर के अलग अलग हिस्सों में पेयजल संकट गहरा गया है। हालात प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रचंड गर्मी और दूसरी ओर पानी की कमी के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। आए दिन जल संस्थान में लोग पहुंच रहे हैं और प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। ऐसे हालातों में जल संस्थान के अधिकारी भी अब अगले बगले झांकने लगे हैं। बारिश न होने और गर्मी के बीच गौला का जलस्तर काफी नीचे गिर गया है। आलम यह है कि अब आधे शहर की आबादी को पेयजल टैंकरों की सहारा लेना पड़ रहा है। इधर जिलाधिकारी नैनीताल का कहना है कि पूरे जिले में पानी की आपूर्ति के लिए 32 टैंकर लगाए गए हैं। हल्द्वानी शहर के आवास विकास इंदिरा नगर दमवा ढूंगा में पेयजल टैंकरों से लगातार सप्लाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पानी की बर्बाद न करें और पीने के पानी से वाहन न धोएं। लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी हैं। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरीफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है वहाँ जेजेएम के काफ़ी सारे काम ऑनगोइंग हैं, उनसे समाधान होगा। और अभी तात्कालिक रूप से विभागीय टैंकर्स को हम लोगों ने इंगेज किया है, किराए के टैंकर्स को इंगेज किया है। इसके साथ जो हमारे ऐसे ट्यूबवेल हैं, 4 हमने ऐसे ट्यूबवेल आइडेंटिफाई करे हैं हल्द्वानी नगर में जो बार बार खराब होते हैं, उनमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि रखवाने की व्यवस्था भी करी जाएगी। बदलते मौसम को लेकर दूर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि पहाड़ी राज्य होने के कारण जहां पर रात को बहुत ठंड हो जाती है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यह मच्छरों का पनपने का सीजन होता है और अपने आसपास में पानी जमा न होने दें। अगर आपको मच्छर का लार्वा मिलता है तो उसे खत्म कर दें। पानी की मात्रा भरपूर रखें। 50 किलो वजन के व्यक्ति को कम से कम 4 से 6 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी वाले फल जैसे तरबूज, ककड़ी, खरबूजा जैसे फल जरूर खाने चाहिए। फास्ट फूड से दूरी बनाए रखें क्योंकि फास्ट फूड खाने के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है। हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग एक पहाड़ी राज्य के निवासी हैं, तो यहाँ पर मौसम का जो जिस तरह बदलता है कि रात में काफ़ी ठंड हो जाती है और दिन में काफ़ी गर्म भी रहता है। और यहाँ देहरादून तो फेमस है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो बारिश भी होगी। तो ऐसे में आपको अपना सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में मच्छरों के पनपने का सीजन भी बनता है। हमारा शासन प्रशासन बिल्कुल इसके लिए पूरी तरह सजग है और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आसपास पानी जमा ना होने दें। अगर आपको मच्छर का लार्वा मिलता है अपने घर के आसपास तो उसको ज़रूर से ख़त्म करें। और आप ऐसे में नगर निगम और बाकी प्रशासन की सेवा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पर्सनल लेवल पर अपने पानी की मात्रा बनाए रखें। बहुत लोग पानी को इग्नोर करते हैं, प्यास लग रही है लेकिन पानी नहीं पिएंगे। हम लोग गर्मी में फ़िलहाल गर्म काफ़ी है, ऐसे में पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको अपनी बॉडी का लगभग 5 से 7% तक, कोई 50 किलो का है तो करीब 2 से 3 लीटर पानी, मतलब कम से कम 4 से 6 गिलास पानी ज़रूर से पिए। फल जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब मौसमी फल हैं, इनकी प्रचुर मात्रा में इसका सेवन करें। और बाकी फास्ट फूड और बहुत हाई फैटी फूड से बचें क्योंकि उसको खाने के बाद आपका पेट भी खराब हो सकता है। दूसरा, इनको खाने के बाद पानी की डिमांड भी बॉडी में बहुत बढ़ती है। बाकी हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। जहाँ तक अगर आप फुल बाजू के कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे आपको धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचेंगे और मच्छरों से भी आपकी बचत होती रहेगी। इस क्रम में बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी इस तरह की बीमारियाँ इस मौसम में हो सकती हैं, जो कि जैसे पेट खराब होना, आपको लू लग सकती है या फिर मच्छर जनित बीमारी जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है। तो ये सब आपकी अपनी सावधानी से इनसे बचा जा सकता है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है बुखार है या बदन टूट रहा है या मुँह से खून तो नहीं आया या नाक से खून आना या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसमें ऐसे में कई बार बेहोशी आना, तो ऐसे में हम सभी डॉक्टर्स यहाँ तैयार हैं। आप अस्पताल में आकर ज़रूर से दिखाइए। आपके घर के पास जो भी अस्पताल है आप वहाँ जाकर। तो इधर कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में इन दिनों गुलदार का आतंक छाया हुआ है। गुलदार के आतंक के चलते गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग को अब अनुमति भी मिल चुकी है।
एसडीओ बद्रीनाथ प्रियंका सुडली के नेतृत्व में वन विभाग की टीम द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए नगरपालिका के गोशदन में पिंजरा लगा दिया है। गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे भी लगा दिए हैं। एसडीओ बद्रीनाथ प्रियंका सुडली ने बताया कि गुलदार को पकड़कर अन्य वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा और अगर गुलदार बूढ़ा या घायल हो गया तो उसके रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। कि ये अटैक शुरू हुआ है परसों 16 तारीख से। तो 16 तारीख को पहला अटैक हुआ था जिसमें कि एक टीन शेड में 2 बछड़े थे, तो उसको उसने मार दिया था। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम कैमरा ट्रैप लगा के उसका मूवमेंट ट्रैक करते हैं कि वो गुलदार वाकई में वहाँ पे है या नहीं। तो ये जानने के लिए जैसे हम कैमरा ट्रैप लगाने गए तो वो गुलदार अंदर ही बैठा हुआ था और उसने हम पे अटैक करने की कोशिश भी की, बट हम बच के आ गए। तो रात भर हमने अपना स्टाफ वहाँ गश्त के लिए छोड़ा। अगले दिन यानी कि परसों कल दोबारा एक अटैक हुआ, तो उसमें उसने एक और बछड़े को मारा है। तो उसके बाद हमने अपना लेटर आगे फॉरवर्ड कर दिया था कि हमें पिंजरा लगवाना है। यहाँ पे लोगों को एक तो आने जाने का रास्ता है, बच्चों के लिए खतरा है और ये दिन दहाड़े अटैक हुआ था। उसके बाद आज हमारा ये तीसरा अटैक हुआ है जिसमें कि ये पिंजरा हम लगाने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये गुलदार। वहीं हल्द्वानी नगर निगम भले ही पिछले कुछ माह से सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को गौशाला भेज रहा है, लेकिन यह मुहिम काफी धीमी रफ्तार से चल रही है। नगर निगम को हाईकोर्ट ने लावारिस पशुओं के मामले में फटकार भी लगाई है। लावारिस पशुओं के हमले में पिछले साल भी एक जान चली गई थी और इस साल भी कई लोग चोटिल हो चुके हैं। नगर निगम ने संसाधनों के अभाव में सुस्त गति से काम किया और पिछले 2.5 माह में केवल 323 पशुओं को ही गौशाला भेज दिया है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक निगम की गौशाला नहीं बनेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। वहीं प्रशासन ने सख्ती करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो अपने पालतू मवेशियों को खुले में छोड़ रहे हैं। बावजूद इन कार्रवाई के बाद भी शहर की सड़कें मवेशी मुक्त नजर नहीं आ रही हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि गौशाला बनाने के लिए जमीन नगर निगम को मिल गई है और इसके निर्माण में भी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। तब तक समस्या घूमकर फिर वहीं आती रहेगी। सबसे पहले तो हमारी जो एक स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है उसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और जो 2 हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। प्रयास ये है कि जो हमारी अस्थायी गौशालाएँ हैं उनमें भी थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हो जाए ताकि हम जो जानवर पकड़ें उनको वहाँ पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशासन ने 4 धाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की चेक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की जांच की जा रही है और बिना रजिस्ट्रेशन के किसी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर एक दिन में 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन को चेक किया है। चेकिंग के दौरान टैक्सी व बसों की लंबी कतार देखने को मिली है। जयपुर से आए हम और हम ये हरिद्वार, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ इधर की यात्रा के लिए जा रहे हैं। अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, कोई असुविधा नहीं हुई। अभी चल के आई है। कितना समय? अभी 10 मिनट हुए हैं। रमेश चंद शर्मा है और जयपुर से आया हूँ मैं और हरिद्वार या यात्रा के लिए जा रहा हूँ। कोई परेशानी नहीं है गर्मी के अलावा। रजिस्ट्रेशन क्या हुआ हमारा तक हम इच्छा से रुके हैं चेक इन करवाने, रोका नहीं किसी ने। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हैं और आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में नहाते समय नदी के दूसरे छोर पर फंस गया,
जिसके बाद तत्काल सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और यात्री का सकुशल भी रेस्क्यू किया है। जान बचाने के बाद यात्री की ओर से एसडीआरएफ टीम का आभार भी व्यक्त किया है। नाम अक्षय से, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अमरावती ज़िले से। मैं अभी यहाँ पे नदी के किनारे नहा रहा था, तो तभी पानी का एकदम से बहाव बढ़ गया और मेरा पैर फिसल गया। तभी मैं ये किनारे से डूब के वो किनारे तक ऐसा सांस लेते हुए आया, मैं तैरते हुए। तो अभी ये जो टीम है इन्होंने मुझे बताया, इसके वास्ते मैं थैंक यू मेरे तरफ से। और सभी सर ने बहुत मेहनत की मेरे वास्ते, उसके वास्ते थैंक यू। तो वही पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरो गांव की बाट के दूसरे चरण की शूटिंग जोरों पर चल रही है। फिल्म की शूटिंग हरोल स्थित महासू मंदिर में भी की गई है, जहां फिल्म के उन दृश्यों को फिल्माया गया है जब विवाह के बाद फिल्म के नायक का बड़ा भाई परिवार के साथ अपने इष्ट देव के दर्शन करने व अपनी मन्नतें मांगने के महासू धाम हनोल में माथा टेकता है। फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर के एस चौहान ने कहा कि जौनसार बाबर ही नहीं बल्कि जौनपुर, रवाई व हिमाचल के लोगों की महासू देवता के प्रति अगाध श्रद्धा है, इसलिए लोग हर पावन अवसर पर यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट के गीतों के अधिकार शूटिंग बाबर क्षेत्र में हो रही है। चौहान ने कहा कि जौनसार बाबर में फिल्म बनाने का उद्देश्य यहां के अत्यंत सुंदर स्थानों को प्रचारित प्रसारित करना है, जिससे तीर्थ आस्था और पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इधर स्थानीय लोगों में इस फिल्म को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। शेड्यूल चल रहा है, पहला शेड्यूल हमने जौनसार में किया था और ये वाला शेड्यूल बावर में कर रहे हैं। हनोल के पास एक गांव है बागी, तो बागी में इस गांव की शूटिंग शुरू हुई है। और हमारी कोशिश है कि जौनसार के चारों कोने, जौनसार के हर कोने पे, चाहे वो जौनसार हो, बावर हो, चाहे लाखा मंडल हो, चाहे क्वाणू का इलाका हो, त्यूनी का इलाका हो, हम हर जगह शूट कर रहे हैं। और ये कम से कम अभी 14-15 दिन और शूटिंग चलनी है और उम्मीद है कि हम शायद अक्टूबर-नवंबर तक ये फिल्म रिलीज़ कर देंगे। और जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का बहुत उत्साह मिल रहा है। सबसे पहले तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जौनसार बावर की जो ये पहली फिल्म बन रही है मेरे गांव की बाट, ये एक वो ऐतिहासिक पल है हमारे लिए कि जौनसार बावर में आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक पर्यटक स्थल है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों की अभी तक भावनाएं नहीं थी कि हम इस गांव में जाकर के, दूर दराज के गांव में जाकर के हम फिल्मांकन करें, शूटिंग करें, लेकिन हम आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच में मेरे गांव की बाट की शूटिंग होने जा रही है। पहला दिन है बावर क्षेत्र में और जौनसार बावर में बहुत सारे ऐसे स्थान है, पर्यटक स्थल है जहाँ पर जो है इस प्रकार का फिल्मांकन किया जा सकता है। हम अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहे हैं और हम बधाई देना चाहते हैं चौहान जी आपको भी कि आपके माध्यम से आज जितने भी हमारे रमणीक क्षेत्र है उसका जो आज फिल्मांकन आपके द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज आपने बावर क्षेत्र में आकर के पहला जो गांव ग्राम बागी चुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और महासू महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप जिस उद्देश्य के साथ जौनसार बावर के जितने भी रमणीक स्थान है उसको आप प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं विश्व पटल पर और देश पटल पर, इसका जो है नई पहचान देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा अगर इस प्रकार के यहाँ पर शूटिंग है और यहाँ पर इस तरह का फिल्मांकन किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म जो है एक हमारे बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा। और इससे हमारे जौनसार बावर के रीति रिवाज, किस तरह से विवाह इत्यादि, किस तरह से हम रहते हैं,
पूरे विश्व में एक पहचान बनेगी। इससे जो है बहुत खुशी की। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।